नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G टेक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या लेके आए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जारी हुआ, लागू हुआ था आपके ये। कब से लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 से। तो इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू लेके आए हैं आपके लिए। तो 50 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो ऑन आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पीछे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी, टीआरए, जेआरए इनमें आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है। और इससे संबंधित शॉर्ट नोट्स भी लेके आए हैं, जिससे आपका कि 15 मिनट में, पहले तो 15 शुरू के 15 मिनट में आपके शॉर्ट नोट्स है, उनसे आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करने के बाद में आपके 50 इससे संबंधित एमसीक्यू है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सभी की अकाउंटेंसी के ये सारे चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। सारे चैप्टर्स के आप शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। आप प्लेलिस्ट देखिए, यूट्यूब के सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर अब वहाँ पर सभी की ऑडिटिंग की भी है आपकी क्लासें। सब चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ऑडिटिंग भी हो गई है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया है, और आपके आरएसआर भी हो गए हैं, जीएफ एंड एआर भी हो गए हैं। और जिन जिन के अभी तक आपके शॉर्ट नोट्स नहीं आए हैं, उनके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश जारी है। तो आप वीडियो को दोस्तों लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सिर्फ सिर्फ 15 मिनट में आपके पूरा चैप्टर रिवीजन। जिस भाई ने एक बार पहले पढ़ रखा है और आपका फास्ट रिवीजन करने के लिए, आपको ये आज सबसे बेटर रहेगा फास्ट रिवीजन के लिए। किसके लिए? फास्ट रिवीजन के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं। किसकी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपके कब आया था? 1932 में। 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ था। ठीक है। इसमें बात करेंगे हम पार्टनरशिप क्या होती है। इसके अकॉर्डिंग हम लाभ हानि को निश्चित अनुपात में बांट सकते हैं। ठीक है। कब से? किस में लिखा हुआ है साझेदारी के बारे में? आपके पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। तो ये आपके एक्ट में, आपके 1932 के एक्ट में सेक्शन 4 में लिखी हुई है। ठीक है। अब ये आपके किससे तैयार होती है? दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि ये रहा, आपके सारा मटेरियल कंप्लीट है। तो इनके आपको फास्ट पढ़ने के लिए, फास्ट रिवीजन करने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप सारी चीज़ को फास्ट रिवीजन कर सके। तो ये है आपके इंडियन पार्टनरशिप से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब बात करते हैं फास्ट रिवीजन के लिए। तो फास्ट रिवीजन के लिए आपको पता है कि कम से कम यहाँ पे फर्म में कितने व्यक्ति अनिवार्य हैं? 2 व्यक्ति कम से कम अनिवार्य है। बैंकिंग में मैक्सिमम 10 व्यक्ति रह सकते, 10 पार्टनर रह सकते हैं। और बिजनेस में मैक्सिमम 20। लेकिन कंपनी की बात हो तो मिनिमम आपके 2, और मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 50 और 100 भी हो सकते हैं अगर जरूरत हो तो। ठीक है। लेकिन उसमें कंपनी का 100 होंगे जब भी होंगे जब कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी में आपके एक बात होती है एग्रीमेंट, यानी कि आपके संलेख या डीड की बात होती है। ठीक है। तो ये आपके रिटन होना चाहिए। रजिस्टर डीड तो आपके रजिस्टर, जो डीड की बात होती है, ये आपके रिटन होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए कोर्ट में। ठीक है। और एग्रीमेंट आपके रिटन भी चल सकता है, ओरल भी चल सकता है, और इम्प्लाइड यानी कि ग्रभित भी चल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साझेदार क्या होता है। तो साझेदार होती है, उनके लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। किसमें? फर्म में। सिर्फ एलएलपी जो एक्ट है, एलएलपी एक्ट यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2018 को छोड़कर सभी में कितनी होती है? अनलिमिटेड। ठीक है। फर्म का रजिस्ट्रेशन आपके वॉलंटरी है। इसका मतलब आपके ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक। ठीक है। मतलब अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा से आप कर सकते हैं। निर्माण के समय आपको अवयस्क जो आपके अवयस्क को शामिल नहीं करते, केवल लाभ के लिए करते हैं अगर करते हैं तो। माइनर्स का मतलब होता है आपके अवयस्क। अवयस्क मतलब कि जो पिता की जगह, मान लो पिता की डेथ हो जाती है, फिर जो 18 साल की कम उम्र का होता है उसको बोलते हैं। तो वो आपके फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता। अगर ले रहा है तो केवल प्रॉफिट के लिए लेगा। ठीक है। लॉस नहीं उठाएगा वो। नेक्स्ट है पार्टनर। एक तरह के एजेंट होते हैं इसमें फर्म में। और पार्टनरशिप, पार्टनर और फर्म में होती है, उन दोनों के बीच में आपके म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होता है। कौन सा होता है? म्यूचुअल एजेंसी का। ठीक है। नेक्स्ट, सूचना के अभाव में पुराना अनुपात। क्या? सूचना, अगर कोई भी आपको सूचना नहीं दे रखी कि भाई इतने परसेंट ब्याज लीजिए इतना, तो पुराना अनुपात यूज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें? लाभ हानि में। पार्टनर, अगर
पार्टनर की डेथ हो जाती है तो विधवा को लाभों में हिस्सा मिलता है, ये ध्यान रखना। अनरजिस्टर्ड फर्म है, अगर आपकी अनरजिस्टर्ड फर्म है तो पार्टनर पर वो वाद दायर नहीं कर सकती। अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर भी आपके फर्म पर वाद दायर नहीं कर सकते, दोनों बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन बाह्य पक्षकार है, कोई मान लो थर्ड पार्टी है या आउटर पार्टी है, तो उसको वो आपके दोनों पर ही, यानी कि अनरजिस्टर्ड फर्म पर और रजिस्टर्ड फर्म दोनों पर ही आपके वाद दायर कर सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनरजिस्टर्ड फर्म यानी कि अपंजीकृत फर्म और उसके साझेदार दोनों, ये आपके बाह्य पक्षकार पर वाद दायर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। किस पर नहीं करते? बाह्य पक्षकार पर आपके केस नहीं कर सकते, और ना ही जुर्माना कम करने के लिए कोर्ट में जा सकते, ये दोनों ही। अनरजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं हम, पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप के फीचर क्या होते हैं? ये तो हमने पार्टनरशिप के बारे में जाना था अभी तक ऊपर। अब पार्टनरशिप के फीचर क्या होते हैं? पार्टनरशिप के फीचर है कि पार्टनरशिप में एक तो एग्रीमेंट होता है, डीड होता है, मैंने बता दिया, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभों का वितरण के लिए, ठीक है। तो एक सर्टेन रेशो में किया जाता है, यानी कि निश्चित अनुपात में किया जाता है। फिर बात करते हैं हम वैलिड बिजनेस, तो ये मतलब एक नियमों को फॉलो करने वाला बिजनेस होगा, उसी को पार्टनरशिप कह सकते हैं। रिस्क टेकिंग होता है, ये तो आप जानते ही हो, पार्टनरशिप करते हैं तो, ठीक है। तो जितनी भी रिस्क होगी वो लाभों के अनुपात के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट आपके नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा है आपके। पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि साझेदार कितने प्रकार के होते हैं? तो जितने भी साझेदार, तो मैं एक साथ लिया है आपके सारे साझेदारों को, तो आप देख सकते हैं ये इतने साझेदार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर बाई एस्टोपल यानी कि गत्यवरोध प्रदर्शन वाला, ठीक है। माइनर पार्टनर, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर और नॉमिनियल पार्टनर। तो ये आपके 6 प्रकार के पार्टनर है, एक्टिव, स्लीपिंग और आपके एस्टोपल, माइनर और रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनियल, ठीक है। तो पहले से अब शुरू से जान लेते हैं कि अब इनके क्या क्या होती है खूबी भाई इनमें। एक्टिव पार्टनर का क्या काम रहता है? तो एक्टिव पार्टनर होता है वो संचालन में हिस्सा लेता है और आपके पूंजी में भी निवेश करता है, लेकिन अगर वो बाहर जाता है तो उसको नोटिस देना होता है, ठीक है। और ये बाह्य पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होता है। तो तीनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? संचालन में भाग लेता है, पूंजी भी निवेश करता है, और बाहर अगर जाएगा, ये फर्म को छोड़कर एक्टिव पार्टनर बाहर जाएगा तो नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके स्लीपिंग डोरमेंट। स्लीपिंग यानी केवल लाभों में हिस्सा लेता है, ये किसमें लेता है? केवल प्रॉफिट में भाग लेता है, संचालन में नहीं लेता, और आपके अगर बाहर जाएगा तो नोटिस देना जरूरी नहीं है, ठीक है। किसमें की बात हो रही है? स्लीपिंग की। नेक्स्ट, पार्टनर बाई एस्टोपल, यानी कि आपके गत्यावरोध या प्रदर्शन करने वाला, तो ये केवल प्रदर्शन करते हैं, तो ये कि साझेदार हैं हम, वास्तव में ये प्रदर्शन करते हैं बस ये, ठीक है, और वास्तव में होता भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये समूह समान रूप से आपके उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है माइनर पार्टनर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके माइनर यानी कि अवयस्क, क्या? अवयस्क, ठीक है। तो अवयस्क की बात करेंगे तो ये आपके डीड या अनुबंध नहीं करता, ठीक है। फॉर्मेशन में आपके यानी कि निर्माण में ये भाग नहीं लेता, और अगर लेगा तो केवल लाभों के लिए लेगा, हानि ये वहन नहीं करेगा, ठीक है। अगर करेगा हानि भी वहन तो केवल पूंजी तक करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पूंजी निवेश करता है, तो आपके सही है। फिर अगर वयस्क होने के बाद ये, अगर ये मान लो कि वो अवयस्क है और जब उन्होंने माइनर ने भाग ले लिया तो वयस्क हो जाता है, तो 6 माह के अंदर उसको साझेदारी में बना रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये नोटिस देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर, ये एक तरह का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, सिर्फ नाम का प्रयोग करने के लिए देता है, तो ये ऋण के लिए उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना। नॉमिनियल पार्टनर, ये केवल नाम का प्रयोग करता है, बदले में एक मुश्त राशि देता है ये, ठीक है, लेता है एक बदले में एक मुश्त राशि, ठीक है। बाह्य पक्षकार के लिए भी उत्तरदायी होता है ये। तो ये हो गया आपके पार्टनर के प्रकार। अब आएंगे आपके पार्टनरशिप की जो डीड है वो, ठीक है। तो मतलब पार्टनरशिप डीड यानी कि संलेख, और एग्रीमेंट यानी कि आपके ठहराव। तो इनको आप, इनकी बात करेंगे तो इनमें आप बताइए कि भाई कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनकी क्या क्या विशेषता होती है। तो ये आपके जो डीड होती है ये आपसी सहमति से बनती है, तो आप जानते हो। लिखित मैंने बता दिया, मौखिक हो सकती है, गर्भित हो सकती है। अब इसमें क्या क्या होता है? डीड में फर्म का नाम लिखते हैं, साझेदारों के नाम, पते, अवधि कितने समय के लिए, प्रत्येक साझेदार की कितनी पूंजी लगाई, लाभ आने का अनुपात कितना देना है, अंतिम खाते की किस विधि से करनी है, ठीक है, एंट्री, पूंजी पर ब्याज कितना देना है या नहीं देना,
आहरण पर ब्याज देना है या नहीं देना, देना है तो कितना देना है, वेतन कमीशन कितने देना है, ठीक है, ऋण पर ब्याज कितना देना है या नहीं देना, ठीक है। ख्याति का निर्धारण, अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो ख्याति का निर्धारण कितना करना है, डेथ हो जाती है पार्टनर की तो हिसाब का निपटारा कैसे करना है, फर्म का समापन या विधि, ये भी आपके किसमें आएगी, डीड में लिखी होगी। गार्नर बनाम मर्रे नियम को, यानी कि अगर कोई दिवालिया हो जाता है साझेदार तो उस पर कौन ये नियम लागू होगा या नहीं, ये भी, और बीमा कराए नहीं है आप फर्म का, तो ये बातें आपके किस में आनी आनी थी, डीड में, ठीक है। और अगर डीड नहीं है क्या, अगर आपने डीड या आपके एग्रीमेंट नहीं बनवाया तो उसमें होता है कि आपके संचालन या प्रबंधन में हिस्सा, क्या, अगर डीड या आपके एग्रीमेंट नहीं है तो संचालन प्रबंधन में आपके पार्टनर का हिस्सा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और पुस्तकों में निरीक्षण व जांच, आपके फर्म की पुस्तकें और आपका उसका निरीक्षण या उसकी जांच करने का अधिकार किसका होता है, आपके पार्टनर का होता है। लाभ हानि फिर ऑटोमेटिक, अगर डीड नहीं है आपका एग्रीमेंट नहीं है तो लाभ हानि ऑटोमेटिक बराबर जाती है। पूंजी पर ब्याज नहीं होता, ठीक है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, और अगर देते हैं तो केवल लाभ में से, ठीक है। ऋण या अग्रिम, अगर कोई जमानत राशि दे रखी है, ऋण अग्रिम या जमानत, तीन तरह की राशि अगर कोई दे रखी है उसने पार्टनर ने, तो उसको 6% साधारण ब्याज से पैसा मिलेगा, ठीक है, वार्षिक 6% साधारण ब्याज से, ठीक है। वेतन और पारिश्रमिक नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना अगर डीड नहीं है तो। नेक्स्ट आपके साझेदारी के प्रकार, तो दोस्तों ये आपके साझेदारी, टोटल साझेदारी को मैंने एक जगह कर दिया, तो ये है आपके इतने तरह की साझेदारी। कितनी, पहले दायित्व के आधार पर, तो दायित्व के आधार पर आपके कौन कौन सी है, थोड़ा मैं और कर लेता हूँ। साझेदारी ये देख लो, दायित्व के आधार पर आपके कौन कौन सी है, एलएलपी और यूएलपी, ठीक है। तो एलएलपी मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाली साझेदारी। तो इसमें दायित्व क्या होता है, आपके सीमित होता है, और इसका एक अधिनियम था 2008 में आया था, ठीक है। स्वामित्व में प्रबंधन अलग अलग होते हैं इसमें, लिमिटेड एलएलपी वाले में, ये ध्यान रखना। और साझेदार की अगर डेथ हो जाती है या दिवालिया हो जाता है, क्या दिवालिया हो जाता है या साझेदारी बनी रहेगी, तब भी ध्यान रखना, डेथ या दिवालिया हो जाएगा ना साझेदार का, तो एलएलपी में फिर भी साझेदारी बनी रहती है। दायित्व, ठीक है, तो दायित्व आपके इसमें यूएलपी यानी कि अनलिमिटेड पार्टनरशिप है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसमें दायित्व कितने होते हैं, असीमित होते हैं, और संचालन में समान अधिकार होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये होगी आपके दायित्व वाली। अब समय अवधि वाली, तो समय अवधि वाली ये रही, तो इसमें होता है एक तो फिक्स टाइम के लिए और एक नॉन फिक्स के लिए। फिक्स टाइम के लिए विशेष समय के लिए होती है, और नॉन फिक्स के लिए अनिश्चित समय के लिए, और पूर्ण अगर कोई टाइम फिक्स कर दिया उसके बाद तक भी चलती रहेगी, उसको कहते हैं एंड नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर आपके स्पेशल पार्टनरशिप होती है, और एक होती है आपके पार्टनरशिप एट विल, यानी कि इच्छा के आधार पर। स्पेशल का मतलब कि विशेष कार्य को विशेष समय में समाप्त करने के लिए आपके होती है स्पेशल पार्टनरशिप, और अपनी इच्छा पर अनिश्चित समय के लिए होती है, वो होती है आपके पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके वैधता के आधार पर, तो वैधता के आधार पर एक तो होती है लीगल और एक होती है इलीगल। लीगल वो होती है जो एक्ट और लॉ को फॉलो करे, ठीक है, नियमों को फॉलो करते हुए वर्क करे। और इलीगल पार्टनरशिप होती है जो आपके एक्ट या आपके लॉ है उनको फॉलो नहीं करते। इसका मतलब जैसे कि आपके चोरी किए गए माल को बांटना, ये क्या होती है आपके इलीगल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके व्यापारिक, कौन सी, व्यापारिक या अव्यापारिक। तो व्यापारिक कौन सी होती है, जिसमें क्रय विक्रय का लाभ हानि का बंटवारा होता है, और अव्यापारिक होती है जैसे सेवाएं देना, ठीक है। अगर सीए साझेदारी में, सीए की किसी में साझेदारी है और वो सेवा भी दे रहा है साथ में, तो वो होती है आपके अव्यापारिक, ठीक है। तो एक ही पेज में आपके साझेदारी के सभी प्रकार खत्म। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये लीजिए, ये सारी तरह की साझेदारी, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवीजन किस तरीके से करते हैं, तो डी प्रॉफिट का डिवीजन करने के लिए आपके सामने ये है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जो आपके लाभ है, लाभ का वितरण किस प्रकार के। तो पार्टनरशिप या डीड या एग्रीमेंट में जो लिख दिया उसके आधार पर होगा। अगर पार्टनरशिप नहीं है तो आपके लाभ को क्या करेंगे, बराबर भागों में बांट देंगे। अगर तीन साझेदार है तो तीनों को, मान लो कि 9,000 रुपये और तीन साझेदार है और डीड में कोई समझौता नहीं किया गया, तो तीनों को 3-3 हज़ार रुपये दे देंगे, ठीक है, क्या लाभ में। तो अगर प्रॉफिट लॉस, एक होता है आपके प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाना, जो आपके एक ये तैयार किया जाता है। अगर अगर आप लाभों का वितरण करेंगे तो ये अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। तो ये कैसा अकाउंट होता है, आपके अवास्तविक होता है, ठीक है।
नेट प्रॉफिट होता है उसको डेबिट पक्ष में लिखते हैं और नेट लॉस होता है उसको क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। दोनों बात वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए आप। नेट प्रॉफिट को तो किस में लिखते हैं, आपके डेबिट पक्ष में, और नेट लेस को लिखते हैं क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, अवास्तविक यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसे लिखते हैं, ये देख लिए, डेबिट पक्ष ये रहा और क्रेडिट पक्ष ये रहा। ठीक है, पीएल अकाउंट, पर्टिकुलर ये कोई राशि है उसका अमाउंट यहाँ लिखना है, फिर पर्टिकुलर इधर राशि रहेगी, अमाउंट यहाँ रहेगा। तो ये इधर तो रहेगा आपका क्रेडिट पक्ष और इधर क्या रहेगा आपके डेबिट पक्ष। ठीक है, यहाँ से डेबिट पक्ष में 2 और यहाँ पे आएगा बाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एंट्री। एंट्री अगर आप इनमें इन खातों की एंट्री करेंगे जर्नल में, तो जर्नल में एंट्री कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, ठीक है, डेबिट का मतलब है कि आपकी राशि कम होना। ठीक है, तो जब फर्म का खाता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट है, और वो आपके अगर मान ले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, वो तो क्या होगा आपके क्रेडिट। क्रेडिट क्या होगा कि उसमें राशि बढ़ेगी। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है वो फर्म के अकाउंट में से आपके डेबिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है डेबिट होगा और किस में जाएगा, पैसा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ड्रॉविंग यानी कि अगर आप पैसे निकालते हैं तो ये डेबिट होगा, पैसे निकालेंगे तो आपके क्या होगा, डेबिट। और किस में जाएगा, पार्टनर का अकाउंट भी इसमें डेबिट होता है और किस में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हम पूंजी पर आहरण, पूंजी पर ब्याज की गणना और आपके कैपिटल पर ब्याज की गणना, और आहरण यानी कि ड्रॉविंग्स, ड्रॉइंग्स पर आपके ब्याज की गणना। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर अगर आपको ब्याज या रेट, आपको दर ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद करना है, लिख लेना आप। एक बात ये ध्यान रख लेना है कि चालू खातों पर ब्याज नहीं लगता। ठीक है, अगर आपके करंट अकाउंट है, कोई सा भी अगर बैंक में है, कहीं भी है, करंट अकाउंट है, तो उस पर कभी ब्याज नहीं देती गवर्नमेंट या कोई भी बैंक आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके पूंजी पर ब्याज कैसे निकालेंगे। तो ये इन तरीकों से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला है, पूंजी आपके टोटल अमाउंट इंटू कितनी दर है इंटू समय बटा 100। तो पूंजी गुना दर इंटू, जैसे अपन निकालते हैं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज की दर क्या, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसी तरीके से आप पूंजी पर ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर समय, समय अगर वर्ष में दिया हो तो सीधा लिख देंगे, और अगर महीने में दिया हुआ है तो महीने बटा 12 लिख देंगे, और दिनों में लिखा हो तो दिन बटा 365 लिख देंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला इसको याद कर लीजिए। फिर आपके पूंजी का प्रारंभिक शेष कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग कैपिटल कैसे ज्ञात करेंगे, आपके जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें आप ड्रॉविंग्स जोड़ेंगे, आपके आहरण पर ब्याज जोड़ेंगे। ठीक है, और क्रेडिट की गई पूंजी पर ब्याज को घटाएंगे, क्या माइनस है, ये यहाँ पे क्या है, माइनस। ठीक है, तो क्रेडिट की गई पूंजी को घटाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है आपके ओपनिंग कैपिटल का, क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल का शेष प्लस आहरण पर ब्याज, तीनों को जोड़कर इसमें से क्रेडिट की गई पूंजी पर ब्याज, जो आपने पूंजी दी है उसके ब्याज को, पूंजी के ब्याज को घटा देंगे तीनों में से, तो आपके क्या आएगा, पूंजी का प्रारंभिक शेष। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको वेतन या कमीशन ज्ञात करना है तो कैसे किया कहेंगे, नियोजित की गई अतिरिक्त पूंजी में से क्रेडिट किया गया लाभ, कितना लाभ कमाया आपने पूंजी में से, पूंजी में से लाभ घटाएंगे तो वो आपके आ जाएगा वेतन या कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके आहरण पर ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। तो आहरण पर ब्याज ज्ञात करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको फॉलो करने हैं। पहले तो एक तो तरीका होता है आपके गुणनफल विधि और दूसरा होता है आपके औसत अवधि विधि। ठीक है, तो गुणनफल विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इसके तरीके जान लेते हैं गुणनफल विधि के। गुणनफल विधि के ये तरीके हैं, इनको आप देख लीजिए। गुणनफल विधि के तरीके हैं इस तरीके से कि पहले, सबके पहले आपको आहरण तिथि से समाप्त तिथि होगी ना, जो लेखांकन की तिथि है, वहां तक आपको महीने गिनने हैं। महीने है तो महीने, वर्ष है तो वर्ष, और दिन है तो दिन, कितने हैं उसको कहेंगे आपके अवधि। ठीक है, और फिर आहरण राशि है, आपने जितने विड्रॉ किया उसको उस अवधि से गुणा करेंगे तो आपके पास एक राशि आ जाएगी। ऐसे अलग अलग महीने के लिए अलग राशि आएगी, उन सभी को आप जोड़ देंगे। ठीक है, योग कर लेंगे, फिर योग पर एक माह या एक दिन का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, योग पर एक माह या जो दिन दे रखा है उस दिन का आपको ब्याज दर पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे आप किस पे, ये तो हो जाएगा आपके आहरण पर ब्याज। ऐसे ही अगर आपको औसत विधि से निकालना हो, किस विधि से, औसत विधि से, तो औसत विधि से कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है पूरा, तो ये पूरा फॉर्मूला आपको याद करना होगा।
औसत अवधि विधि से आपके आहरण तिथि का उल्लेख नहीं है। अगर आपको मान लो आहरण तिथि का उल्लेख नहीं है तो आप समान दर से 6 महीने का निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने कोई विड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉविंग्स विड्रॉइंग किया, ठीक है, विड्रॉइंग्स पे अगर आपने कोई भी टाइम नहीं दे रखा तो उसके लिए कोई तिथि नहीं दे रखी तो उसके लिए 6 महीने का कैसे निकालेंगे? वही अमाउंट अमाउंट इंटू रेट बटा 100 इंटू 6 महीने बटा 12, ठीक है, 6/12 तो 6 महीने का निकाल लेंगे जैसे पूंजी पर निकाला था ऐसे। और अगर मासिक आधार पर निकालना है आपको तो मासिक आधार पर पहले कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड, ठीक है, तो यहाँ एवरेज पीरियड यहाँ आएगा तो एवरेज पीरियड निकालेंगे पहले, ठीक है। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मंथ्स, क्या, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। पहली बार जो आप निकालेंगे ना, पहली बार आप विड्रॉ किया उसके बाद में, जैसे मान लिया आपने जुलाई में निकाला तो जुलाई के बाद में कितने मंथ बचे हैं, ठीक है। और फिर निकालेंगे अगर लास्ट ड्राइंग है आपकी, जो लास्ट आपने आहरण निकाला उसके नंबर ऑफ आपके मंथ्स लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, ठीक है, तो लास्ट ड्राइंग निकाली उसके बाद में कितने महीने बचे तो उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आपके पास क्या जाएगा? एवरेज पीरियड। अब वो एवरेज पीरियड होता है जो आपके यहाँ पे काम आएगा इस फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट बराबर टोटल ड्राइंग्स कितनी है, आपको सभी आहरणों को जोड़ना है, उसमें रेट बटा 100 करना है और फिर एवरेज पीरियड बटा 12 करना है। तो एवरेज पीरियड यहाँ से निकालेंगे, पहले ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको दोनों विधि याद रखनी है, ठीक है, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि विड्रॉइंग की। ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब मैंने जो ऊपर निकाला एवरेज एवरेज पीरियड, वो अगर किस तरीके से, वो 3 तरीके से आता है। तो ये आपके 3 तरीके हैं, इन 3 तरीके को आपको याद करना है। कैसे? कि अगर प्रत्येक माह के आखिरी तारीख को दे रखा है अगर, है ना, तो आखिरी तारीख के लिए आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है? 5.5 महीने। कितने लेना है? 5.5 महीने। तो इस तरीके से आपके ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? आहरण, टोटल आहरण ब्याज दर बटा 100 इंटू 5.5 बटा 12, ठीक है, क्योंकि एवरेज पीरियड कितना लेना है? 5.5। अगर प्रत्येक माह के अगर मध्य में निकाला हो, अगर आपने आप विड्रॉ किया हो तो उसमें 6 महीने लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने प्रत्येक माह के पहली तारीख को निकाला है तो अगर फिर आपको 6.5 महीने एवरेज पीरियड लेना है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले में लिखते जाना है जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। अब आपको एक ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। किस तरीके से ट्रिक है आपको? कि अगर शुरू में, अगर महीने के शुरू में आपने विड्रॉ किया है तो आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है? 6.5। अगर मध्य में किया है तो आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है? 6। और अगर आपने अंत महीने के अंत में विड्रॉ किया है तो आपने के 5.5 कितना लेना है? तो ये आपको याद लिख लेना घटते हुए क्रम में सारे। सबसे पहले 6.5, फिर आपके 6, फिर 5.5। तो शुरू में, मध्य में और अंत में, ठीक है, तीनों से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगर एक पर्सन में कोई भी तारीख नहीं दे रखी, क्या, कोई भी तारीख नहीं दे रखी, तो आपको मध्य में आहरण मानना पड़ेगा। ये अपने आप ही मानना है दिमाग से, ठीक है, ये नियम है, अपने आप तो नहीं मानना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उठ के चल गए और अपने आप मान लिया। आप इतने बड़े आदमी भी नहीं हो कि आपकी कोई मानेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कैपिटल अकाउंट। जो आपके पूंजी खाते हैं वो किन तरीके के होते हैं? तो ये आपके वैसे तो 2 तरीके के होते हैं लेकिन 3 तरह के होते हैं। कैसे? अगर वैसे 2 तरीके के इस तरीके से होते हैं और 3 तरीके के इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के, या तो फ्लक्टेटिंग यानी कि चल या परिवर्तनशील अकाउंट, और एक होता है फिक्स्ड अकाउंट यानी कि अचल, ठीक है। तो आपके चल जो यहाँ परिवर्तनशील अकाउंट होता है वो, उसमें तो केवल एक खाता खुलता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट है, इसको मैं थोड़ा और जूम वो कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरह से आप समझ जाए एक ही बार में। ये लीजिए, तो कैपिटल अकाउंट होता है वो पहले एक तो होता है चल या परिवर्तनशील, एक होता है फिक्स्ड अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये रहा, ठीक है। और एक अगर फिक्स्ड अकाउंट की बात करें तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सभी के लिए होता है और कैपिटल अकाउंट है केवल स्थायी पूंजी के लिए होता है, ठीक है, केवल पूंजी के लिए होता है। और ये चल या परिवर्तनशील खाता है, ये सब में बनाया जाता है। इसमें डेबिट साइड तो आपके आहरण लिखा जाता है, आहरण पर ब्याज और हानि। और आपके क्रेडिट साइड की बात करें, डेबिट साइड का मतलब है कि आपका खाता, आपका जो कैपिटल खाता है, कैपिटल अकाउंट है, उसमें डेबिट साइड में आयरन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आप निकालेंगे, निकालेंगे तो आपके राशि क्या होएगी? कम कम होएगी, तो इसका मतलब है डेबिट, ठीक है। आहरण पर ब्याज भी आपके डेबिट, ठीक है, और हानि भी आपके, लॉस भी आपके, मतलब आपके, आपसे कोई चीज कम हो रही है तो वो ऑटोमेटिक आपके डेबिट में जाएगी। और क्रेडिट का मतलब है आपके पूंजी क्रेडिट में जाएगी, पूंजी पर ब्याज मिलेगा आपको तो वो भी क्रेडिट होगा, वेतन या कमीशन भी आपके खाते में क्रेडिट होगा,
और लाभ भी आपके खाते में क्रेडिट होगा। तो ये ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके साझेदार का पुनर्गठन। क्या, अगर आपका कोई पार्टनर है, उसको दोबारा प्रवेश दिया जाता है, तो किस तरीके से दिया जाता है? साझेदारी या कोई आपकी पार्टनरशिप है, उसका पुनर्गठन कैसे किया जाता है? तो या तो कोई नया साझेदार आ जाता है जब, या कोई साझेदार आपका अवकाश ग्रहण कर ले जब, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए जब, या फर्मों को एक या दो से अधिक फर्मों को एकीकरण करे तब, या फिर आपके लाभ या लाभ का कोई विभाजन हो रहा है, तो उस विभाजन में अगर कोई समस्या है या परिवर्तन हो रही है, तो इन चीज़ों में आपको क्या करना पड़ेगा? पुनर्गठन करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है आपके नए साझेदार का प्रवेश कैसे होगा? तो प्रवेश होने से क्या चेंज होंगे, क्या है, क्या नियम है? तो साझेदारों की सहमति से ही उसका प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। लाभ और आपके जो संपत्ति है, लाभ और संपत्ति है, लाभ और संपत्ति है जो आपके लाभ और संपत्ति है उसमें हिस्सा, ठीक है, तिथि से, और उत्तरदायी, क्या, लाभ और संपत्ति है जो आपके उसमें हिस्सा मिलेगा, और जो तिथि, जिस तिथि से वो साझेदार आपके ज्वाइन करेगा, क्या करेगा? ज्वाइन करेगा, जिस तिथि से वो ज्वाइन करेगा उस तिथि से वो उत्तरदायी होगा। क्या होगा? उत्तरदायी, ठीक है। उसके पहले की तिथि में क्या किया है कंपनी ने, फर्म ने, उसके उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक वो ख्याति देगा, किस तरीके से, क्यों देगा? भावी लाभों में वो हिस्सा लेने के लिए क्या देगा? ख्याति मतलब कि गुडविल, ठीक है। पार्टनरशिप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट आपके नेक्स्ट टॉपिक है आपका नए लाभ या हानि अनुपात की गणना। अभी हमने पहले तो किया था इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन आपके ड्रॉइंग्स, विड्रॉइंग्स, ठीक है। तो इनके लिए आपके, इन पे तो ब्याज तो आपने ज्ञात कर लिया। अब अपन को लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से होता है लाभ हानि का जो अनुपात निकालना है, वो अनुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको ये याद करना है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला है लेकिन एक से आप तीन निकाल सकते हैं। अगर आपको नया अनुपात ज्ञात करना है, क्या करना है? नया अनुपात। तो नया अनुपात ज्ञात करने के लिए ओल्ड जो रेशो निकलता है आपके, ओल्ड रेशो में से आपको सेक्रीफाइस रेशो घटाना है। क्या? सेक्रीफाइस मतलब कि त्याग अनुपात, कितना आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो त्याग अनुपात है, उसको आपको घटाना है, ठीक है। अब फिर अगर आपको त्याग अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप? इसको सेक्रीफाइस को इधर ले जाओगे, ठीक है, और न्यू और रेशो को इधर ले आओगे, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर है, तो आप वैसे ही समझ रहे हो। फिर एक ही आपको याद रखना है, ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस रेशो घटाना है। अब इससे अगर आपको पुराना अनुपात ज्ञात करना है तो ओल्ड रेशो बराबर क्या आ जाएगा? न्यू रेशो प्लस सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं सेक्रीफाइस रेशो की, तो सेक्रीफाइस रेशो के लिए ओल्ड में से आपके न्यू घटा देंगे। तो ये तीनों समीकरण एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके गुडविल की, यानी कि ख्याति की, ठीक है। ये ख्याति भी इसी का चैप्टर है। तो ये किस तरीके से संबंधित है? पहले क्या, ख्याति कितने प्रकार की होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ख्याति होती है आपकी गुडविल, ये प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा से संबंधित होती है। और लाभार्जन, कितना कंपनी, कितना लाभार्जन क्षमता उसकी कितनी है, उसका प्रदर्शन करती है। ख्याति आपके एक संपत्ति होती है, वो भी एक कौन सी संपत्ति? अमूर्त। और अमूर्त संपत्तियों पे आपके हाथ नहीं लगता, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये ध्यान रखना। अब ये कितने प्रकार की होती है आपकी गुडविल? गुडविल होती है एक तो आपके संस्थागत, ठीक है। संस्थागत ख्याति कौन सी होती है? जो बिल्ली के स्वभाव की प्रकृति, मतलब स्वामी बदल जाने पर जैसे बिल्ली का स्वभाव चेंज हो जाता है ना, ऐसे संस्थागत ख्याति भी आपके स्वामी के बदलते ही आपके उसकी या तो रेट कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर होती है आपके व्यक्तिगत ख्याति, ठीक है, सॉरी, संस्थागत। बिल्ली के स्वभाव की स्थिति ऐसी है कि स्वामी बदल जाने पर भी बिल्ली का स्वभाव वही रहता है। तो संस्थागत ख्याति ऐसी होती है कि उसकी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वामी चाहे दिन में 10 बार चेंज हो, ठीक है। और व्यक्तिगत ख्याति ऐसी होती है कि जो कुत्ते के स्वभाव के ख्याति भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? कि कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। तो मालिक बदल जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बदलेगा, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत ख्याति क्या होती है? उसमें आपके जैसे ही स्वामी या पार्टनर बदल जाते हैं तो फिर वो उसकी ऑटोमेटिक आपके व्यक्तिगत ख्याति की या तो कम हो जाएगी रेट या बढ़ जाएगी। ऐसे आपके आकस्मिक घटना संबंधी, तो आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति होती है, उसको बोलते हैं चूहे के स्वभाव की ख्याति। क्यों? क्योंकि ये ख्याति ऐसी, गुडविल ऐसी होती है जो इधर उधर कम, मतलब कम ज्यादा होती रहती है, उनका कोई फिक्स टिकाव नहीं है। जैसे चूहा इधर उधर भागता है ना, ऐसे, ठीक है।
तो ये मैंने आपको टाइप्स बता दिए, गुडविल के बारे में बता दिया। अब गुडविल का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इन कभी कभी पूछ लें कि भाई उसकी गुडविल कितनी हुई। तो गुडविल की तीन परिभाषाएं आपके, तीन मेथड है। एक तो औसत लाभ विधि, एक अधिलाभ विधि और एक पूंजीकरण विधि। कौन कौन सी? औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। जो आपके औसत लाभ विधि है उसमें तो आपके ये फॉर्मूला वर्क करता है, औसत लाभ इंटू क्रय, क्रय के वर्ष। क्या औसत लाभ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? खरीद, खरीद के वर्ष, ठीक है। और आपके एक होता है भारित औसत लाभ इंटू क्रय के वर्ष। क्या? भारित औसत लाभ इंटू क्रय के वर्ष। अब भारित औसत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? आपके कुल, जो कुल गुणनफल है उसमें भारों का योग देते हैं, ठीक है। भारों का योग का भाग देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है? आपके भारित औसत लाभ, ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और अधिलाभ, एक होता है अधिलाभ, एक बात करते हैं पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण विधि में आपके औसत लाभ पूंजीकरण और अधिलाभ पूंजीकरण, ये दो तरह की होती है। अब इनको मैं आपको डिटेल से आगे बताता हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे अधिलाभ विधि की बात करते हैं, अधिलाभ विधि में इस तरीके से आप निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, आपके पास आप अधिलाभ निकालने का फॉर्मूला यही होता है ये, ठीक है। ये अधिलाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट, यानी कि अधिलाभ, ठीक है। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट। क्या? एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं? इसका फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, ये, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे? कुल लाभ में वर्षों की संख्या का भाग देंगे, ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट है उसमें आपके कितने साल है उसका भाग देंगे। फिर आपके नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे? इससे ज्ञात करेंगे। तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? कितनी पूंजी आपने इन्वेस्ट किया, विनियोजित किया, उसको सामान्य लाभ की दर से, तो इन दोनों का निकाल के आपके एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो आपके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। किसका? गुडविल का, ठीक है। तो ये आपके अधिलाभ वाली विधि होगी। फिर आप ख्याति निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले अधिलाभ निकाल लिया, अब ख्याति निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? ख्याति। तो अधिलाभ है उसको क्रय वर्षों की संख्या से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ख्याति आ जाएगी, ये ध्यान रखना। तो आपको ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। तो आप याद कर लीजिए। क्या? पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबके पहले आपको अधिलाभ ज्ञात करनी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अधिलाभ आता है ख्याति के फॉर्मूले में। अधिलाभ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। वास्तविक औसत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। और सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विनियोजित पूंजी इंटू लाभ की सामान्य दर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पूंजीकरण विधि। कौन सी विधि? पूंजीकरण विधि। अब पूंजीकरण विधि में ये आपको 4 स्टेप आनी चाहिए, 4 स्टॉपेज, स्टॉपेज से आप निकाल सकते हैं। पहले आपको औसत लाभ ज्ञात करना होगा, कितना? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपको पूंजीकरण मूल्य ज्ञात करना है, पूंजीकृत, पूंजीकृत मूल्य ज्ञात कैसे करोगे? वास्तविक औसत लाभ मैंने अभी आपको बताया ऊपर कैसे निकालते हैं। वास्तविक औसत लाभ में सामान्य लाभ की दर का भाग देंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर, ठीक है। फिर एक निकालनी पड़ेगी आपको नेट एसेट, ठीक है। नेट एसेट कैसे निकलेगी? ऑल एसेट्स में से आपके आउटस्टैंडिंग, यानी कि बकाया जो लाइबिलिटीज है उनको घटाएंगे। तो ऑल एसेट्स में से आपके आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को घटाएंगे तो नेट एसेट आ जाएगा। और फिर आपको कैसे निकालना है? ख्याति कैसे निकलेगी? फिर आपकी गुडविल निकलेगी आपके औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य। मैंने ये बताया आपको, पूंजीकृत मूल्य में से वास्तविक विनियोजित पूंजी, जो आपने कितनी पूंजी लगाई है रियल में, वो आप घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ख्याति। और एक फॉर्मूला और है आपको, मैंने नेट एसेट वाला बताया ना, तो नेट एसेट भी उस से भी निकाल सकते हैं गुडविल। कैसे? जो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू है, क्या है? पूंजीकृत मूल्य है आपका, ये पूंजीकृत मूल्य में से अगर आप नेट एसिड को घटा देंगे तो आपके क्या आ जाएगी? गुडविल। क्या आ जाएगी? गुडविल, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपके टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो जो आपके वितरण नहीं हो सकता जिस प्रॉफिट का, तो उसका क्या होगा? उसको या तो रिजर्व फंड में या जनरल रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे, या बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। फर्म का विघटन, किसी कोई फर्म है उसका विघटन कैसे होता है? या तो साझेदार के आपके अवकाश ग्रहण करने से, या उसकी मृत्यु होने से, या दिवालिया होने से, या असमर्थ होने से, ठीक है। या फिर आपका जो उपक्रम है वो, आपकी पार्टनरशिप का उपक्रम है वो कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिक फर्म का विघटन हो जाता है, ठीक है। अब किन किन तरीकों से फर्म का विघटन कर सकते हैं आप देख लीजिए। किन किन तरीकों से कर सकते हैं फर्म का विघटन? जल्दी बताइए किन किन तरीकों से कर सकते हैं।
तो ये आपके तरीके हो जाएंगे आपके फर्म के विघटन के द्वारा। ये 5 तरीके हैं आपके, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। इन तरीकों से कर सकते हैं आप फर्म का विघटन। एक तो आपके फर्म का विघटन आप कर सकते हैं समझौते से, एक कर सकते हैं अनिवार्य हो जाता है एक नोटिस देकर, एक आकस्मिक घटनाओं से, एक कोर्ट द्वारा, ठीक है। इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? पहले वाले से समझौते से कैसे होता है? कभी भी हो सकता है, पार्टनर्स की सहमति से हो सकता है, ठीक है। अनिवार्य कंपलसरी कब होगा? या तो कोई साझेदार है वो दिवालिया हो जाए, या अवैधानिक आपके संचालन, जो संचालन है फर्म का वो अवैधानिक घोषित हो जाए, ठीक है, अवैधानिक घोषित हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके नोटिस देकर। नोटिस देकर कैसे करेंगे? नोटिस देकर आप किसी भी साझेदार की इच्छा के द्वारा दूसरे साझेदारों को नोटिस दिया जाता है लिखित, ठीक है। आकस्मिक घटनाओं से कैसे होगा? कोई भी पार्टनर है आपका, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या दिवालिया हो जाती है, या समय उस जो आपके कितने समय के लिए आपके पार्टनरशिप थी वो पूर्ण हो जाती है, या कार्य पूर्ण हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक आपके घटनाओं से क्या हो जाता है? आकस्मिक घटनाओं से आपके फर्म का विघटन हो जाता है। फिर है आपके कोर्ट द्वारा। कोर्ट द्वारा कैसे होगा? कोर्ट द्वारा अगर कोई साझेदार है आपका और साझेदार पागल हो गया या अयोग्य घोषित कर दे, या उसके दुराचरण से या समझौता भंग करने के कारण, तो इन कारणों से भी आपकी साझेदारी खत्म हो सकती है, ठीक है, पार्टनर फर्म विघटित हो सकती है। एक अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें निरंतर हानि हो रही है, तो भी आपका कोर्ट आपको उसको विघटन कर सकता है, ठीक है। एक आपके अगर न्याय उचित आधार पर, जो कोर्ट चाहे न्याय के अकॉर्डिंग, तो आपके जजमेंट के अकॉर्डिंग वो आपके फर्म का विघटन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके फर्म के विघटन पर खाते कौन कौन से खोले जाते हैं? एक तो वसूली खाता, एक बैंक अथवा रोकड़ खाता, एक साझेदारी का पूंजी खाता, एक अन्य आवश्यक खाते, ठीक है। ये फर्म के विघटन पर खोले खोले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवीजन दोस्तों, ठीक है, ये तो आपका रिवीजन हो गया। अब आपके 50 एमसीक्यू है, तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में, आपने रिवीजन तो कर ही लिया, जब रिवीजन कर लिया तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइए कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक साझेदार फर्म के लिए के रूप में कार्य करता है, तो फर्म के लिए एजेंट के रूप में करता है। मैंने बताया एजेंट और एजेंसी क्या दोनों के बीच में क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का रिश्ता होता है। क्या होता है? फर्म के और साझेदार के बीच में म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, और आप पढ़ के जवाब दीजिए। एक व्यक्ति के बीच संबंध जो उन सभी के द्वारा उनमें से किसी के द्वारा चलाए जा रहे किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। तो लाभों को बांटने के लिए किस में करते हैं? आपके साझेदारी में। किस में करते हैं? पार्टनरशिप में। कौन से एक्ट से है ये? आपके 1932 के, और उसमें सेक्शन कौन सी है? आपके सेक्शन 4 है, ठीक है। कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 से। कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 में। और इसमें जो पार्टनर है, आपके पार्टनर के जो साझे आपके दायित्व होते हैं, लाइबिलिटीज होती है, वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके ऐच्छिक होता है, वॉलंटियर होता है, ठीक है। एग्रीमेंट और डीड के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट, फटाफट रिवीजन करना है हमको। नेक्स्ट आपके एक साझेदार फर्म के लक्षण कौन कौन से हैं? तो बताइए इनमें से कौन कौन से हैं? एक, ठहराव के अंतर्गत सामान्य व्यवसाय को चला रहे, 2 से अधिक व्यक्ति, सही है। निर्धारण अनुपात में लाभ हानि बांट सकते हैं, सही है। व्यवसाय को सभी के द्वारा उनमें से किसी के द्वारा चला सकते हैं, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे साझेदारी फर्म के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और पढ़कर आप जवाब दीजिए। समझौता, साझेदारी समझौता यानी कि आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो किसी प्रावधान के अभाव में, अगर प्रावधान नहीं है उसमें, तो लाभ हानियों को क्या करते हैं? उसमें बराबर बांटते हैं। क्या करते हैं? बराबर। डीड या एग्रीमेंट नहीं है अगर आपके पार्टनरशिप में, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको बराबर बांट दिया जाएगा पार्टनर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप बताइए, राम एवं गोपाल दो अनुपात के अनुपात 1 में लाभ हानि को बांटने वाले साझेदार है। गोपाल ने फर्म को 12,000 रुपये ऋण दिया। कितने दिए? फर्म को 12,000 रुपये गोपाल ने। उन्होंने साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के बारे में कोई विशेष समझौता ही नहीं किया। अगर समझौता नहीं करेगा तो भाई साहब उसको कुछ नहीं मिलेगा। समझौता करना जरूरी है, ठीक है। ऋण दो चाहे आप कुछ भी दो, प्रीपेड दो, तो समझौता नहीं किया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। वही आपके बराबर। जो गोपाल 10% वर्ष की दर पर ब्याज का दावा कर रहा है कि मुझे 10% ब्याज दो, तो भाई नहीं दिया जाएगा आपको ब्याज, ठीक है। क्या किया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा आपको? अगर अगर आपने ऋण दिया है ना वहां पे, तो वो नहीं दिया जाएगा। फिर आपका जो एक्ट है 1932 का एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको 6% ब्याज दिलाएंगे महीने वो वार्षिक। तो वार्षिक ब्याज दिलाएंगे किस पर?
जितनी आपकी वो दी है, आपने कितना लोन दिया है, तो 12,000 का लोन दिया है, ठीक है। और आपके 6% के हिसाब से, तो 6% के एक साल का कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो, इस बार छिक्के 72, 720 रुपये हो जाएंगे बस। वो 720 रुपये मिलेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसको पढ़कर आप जवाब दीजिए फटाफट। क्या आएगा इसका आंसर। साझेदार ने फर्म को 50,000 रुपए का ऋण दे दिया। क्या दे दिया, ऋण। तो ऋण का ध्यान रखना, क्योंकि पूंजी पे 6% नहीं देते, केवल ऋण और प्रीपेड और जमानत पर देते हैं। वह उस पर 15% की दर से ब्याज चाहता है, नहीं मिलेगा। अगर आपने आपने पार्टनरशिप डीड नहीं की तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन साझेदारों के बीच में कोई करार नहीं किया, तो करार नहीं किया तो नहीं मिलेगा, वही 6% मिलेगा, ठीक है ना। कितने मिलेगा, 6%। तो 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 6%, ठीक है। ये लो, 10, 500, 5 छक्के 30, 3,000 कितने हो जाएंगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये 6% की कह रहा है, क्यों। क्योंकि ये एक्ट जो आपके 1932 का आपके पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी समझौता नहीं किया तो आपको 6% ही मिलाएंगे, ठीक है। वो भी वार्षिक मिलेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में, अब देख लो यहीं पे कि अगर आपने डीड नहीं बनाई तो क्या मिलेगा आपको, अभाव में कितना मिलेगा। साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर कितना दिया जाएगा, 6% ब्याज, तो क्या हो जाएगा, डी से ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में, मतलब आपके अग्रीमेंट नहीं है, तो उनके द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर, तो ऋण पर कितना मिलेगा, 6%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठहराव के अभाव में, फिर वही आपके एग्रीमेंट नहीं है, तो साझेदारों को अधिकार है, किस चीज का अधिकार है बताइए आपके साझेदारों को, फर्म को दिए गए ऋणों पर अग्रिम ब्याज कितना मिलेगा, वो भी 6%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी साझेदार है, लाभ हानि को 4:1 के अनुपात में बांट रहे हैं, लाभ हानि कितने कर रहे हैं, 4:1 में। सी जो प्रबंधक था वह 2,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त करता था, इसके अतिरिक्त 5% कमीशन शुद्ध लाभ पर, लाभ कमीशन लगाने के बाद की बात कर रहा है, ये वर्ष का लाभ 3,39,000, 3,39,000 रुपये वेतन लगाने से पहले है। ये कितना है, वेतन लगाने से पहले। तो सी का वेतन कितना होगा, बताइए कितना होगा। किसी को आए तो वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना होगा। ऑप्शन ऑप्शन में बताइए, फिर सॉल्यूशन तो कैसे ही करोगे आप, ऑप्शन में बताइए। अब मैं बात करता हूँ कि 2,000 रुपये प्रति, सी का वेतन प्रबंधक था, उसका वेतन निकालते हैं पहले। तो 2,000 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं प्रति माह, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा उसका वेतन, 24,000 रुपये, कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये, ठीक है। अब आपने वो कह रहा है कि वेतन लगाने से पहले बता रहा है ये, ठीक है। तो लाभ, तो इसको घटा लीजिए आप 3,39,000 में से, ठीक है। वेतन कितना है आपके, 3,39,000 में से आपके वेतन कितना हुआ, 24,000 पूरे साल का, ठीक है। तो 24,000 रुपये को जितनी भी वेतन की राशि दी उसको घटा लीजिए, कितना आएगा आपके, 3,15,000, कितना जाएंगे आपके ये लगभग 3,15,000, ठीक है। 3,15,000 रुपये बचे अब, ठीक है। अब वो बात कर रहा है आपके, ये क्या हो गया आपके नेट प्रॉफिट बटा, ठीक है। या आपने वेतन कमीशन को हटा लिया, तो नेट नेट प्रॉफिट कितना बचा आपके, 3,15, ठीक है। कितना बचा, 3,15। अब वो बात कर रहा है कि सी का कुल वेतन ज्ञात करना है, किसका वेतन ज्ञात करना है, सी का, किसका, सी मतलब प्रबंधक की बात करेंगे। अभी तो हमने नेट प्रॉफिट निकाला है। अब ये 3,15,000 रुपए कितने हैं, 3,15,000, उस पे उसको 5% कमीशन मिलने की बात कर रहे हैं। तो 5% कमीशन मिलवा लीजिए, कैसे मिलेगा 5% कमीशन, बताइए कैसे मिलेगा 5%। तो 5% कमीशन की बात अगर हम करें तो किस तरीके से मिलेगा 5% कमीशन आपके, 5% कमीशन, 3,15,000 का 5% निकालना है आपको, कितना, 3,15,000 का 5%, 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो, ठीक है, जीरो, और 5 से आपके, जीरो से 3,15,000, 2 जीरो से 1 जीरो, 5 से फिर आपके, ये बात किसकी कर रहा है, इसके अतिरिक्त 5% कमीशन शुद्ध लाभ पर है, तो शुद्ध लाभ, ये आपके नेट प्रॉफिट है ना, तो 315 पे शुद्ध लाभ है, मतलब इसमें पहले से प्रॉफिट घट रहा है। तो हमको यहाँ पर पहले से ही है, पहले से घटा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपकी कमीशन ज्ञात करते हैं, तो कमीशन ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो आप याद कर लीजिए। कमीशन कैसे ज्ञात करते हैं, कमीशन ज्ञात करते हैं आपके, कमीशन बराबर एक फॉर्मूला मैंने आपको उसमें अभी पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था कि नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का जितनी आपको रेट दे रखी है,
ठीक है, उसका 100 प्लस रेट इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, कमीशन रेट, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, तो ये ध्यान रखना। कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट इंटू अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूँ, देखिए, अब एक बार देखिए कैसे निकाल रहा हूँ। कमीशन कितना था आपके 3 लाख वो सॉरी 3,15,000 आपके नेट प्रॉफिट था, उसका 5 ठीक है, 5 भी 105 से निकालेंगे, 100 + 5, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई 5 से काट दीजिए, 5 से 2 और एक बार, और फिर ये 2 1 से आपके कितनी बार कट रहा है, 5 और 1, ठीक है, ठीक है, सही है ना, 15 बार कट गया तो कितना हो जाएगा, ये आपके 15,000 रुपये आ जाएंगे, क्या आ जाएगा कमीशन, 15,000। अब सी का कमीशन कितना आ गया, 15,000 रुपये, ठीक है, कितना आ गया, तो आपके सी का कुल टोटल पारिश्रमिक कितना हो गया, रेमुनरेशन कितना हो जाएगा आपका, ये इसका इसका रेमुनरेशन हो जाएगा आपके सैलरी, किसको, सैलरी को जोड़ेंगे आप, और सैलरी के अलावा आप कमीशन को जोड़ेंगे, तो सैलरी और कमीशन को जोड़ेंगे तो आपके पास रेमुनरेशन आ जाएगा, यानी कि तो सैलरी कितनी थी, 24,000, कितनी थी, 24,000, और 24,000 में अगर आप अभी 15,000 रुपये आपके क्या आए थे, कमीशन के 5%, 24 और 15 कितने हो जाएंगे आपके, 39,000, ठीक है, 39,000 क्या आ गया आपके सी का कुल वेतन, वेतन मतलब कि ये रेमुनरेशन है, अगर आप इसको देखेंगे तो इंग्लिश में देखिए रेमुनरेशन है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, ये देखो क्या ज्ञात करवा रहा है, ये रेमुनरेशन, ठीक है, 39,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, और आप इसको पढ़कर जवाब दीजिए फटाफट। यदि कोई ठहराव नहीं है, मतलब आपके एग्रीमेंट नहीं है, तो साझेदारों को क्या मिलेगा, पूंजी के अनुपात में लाभ नहीं मिलेगा, ऋण में अग्रिम पर ब्याज कितना मिलेगा, 6%, कितना मिलेगा, 6%, ठीक है, वेतन कमीशन नहीं मिलते। यदि कोई ठहराव नहीं है तो साझेदार अपने ऋणों पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलेंगे, 6% साधारण ब्याज की दर से, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में न दिया गया तो पूंजी पर प्रति वर्ष ब्याज है, तो कोई कुछ भी नहीं दे रखा तो 6% मिलेगा, कितना मिलेगा, 6%। एक मिनट, पूंजी पे, पूंजी की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, पूंजी की, और पूंजी पे तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, पूंजी पर ब्याज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं कहा गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर पूंजी की जगह ऋण लिखा होता ना, तो ऋण पे तो यहाँ पे 6% मिल जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसको आप पढ़कर आप जवाब दीजिए कि इसमें क्या आएगा ऑप्शन में। साझेदारी संलेख और ठहराव के बीच क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, तो क्या अंतर है बताइए। साझेदारी संलेख न्यायालय में पंजीकृत होता है, जबकि साझेदारी ठहराव पंजीकृत नहीं होता, ठीक है। साझेदारी ठहराव है, उसको एग्रीमेंट आपके रिटर्न भी कर सकते हैं, आपके ओरल ओरल भी कर सकते हैं, और आपके इम्प्लाइड भी कर सकते हैं, जबकि आपके संलेख होता है, जो डीड होती है, वो डीड आपके सिर्फ रिटर्न हो सकती है और कोर्ट में रजिस्टर्ड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, वो आप जवाब दीजिए। यदि साझेदारी अधिनियम का पालन किया जाता है तो लाभ विभाजन अनुपात क्या रहेगा, तो साझेदारी अधिनियम एक्ट के अकॉर्डिंग, तो एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे रहता है, लाभ कैसे होता है, सभी में बराबर, कैसे होता है, सभी में बराबर होता है, कैसे होता है, समान, ठीक है, पूंजी पर कैसे होता है, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसको आप पढ़कर जवाब दीजिए। एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार है, वर्षों के लाभों के लिए समय साझेदारों के बीच मतभेद था, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज से पहले 6,000 रुपये थे, तो ब्याज से पहले कितने थे उनके पास, 6,000 रुपये, और वाई चाहता था कि मुझे 5,000 रुपये के लाभ निश्चित रूप से दिए जाए क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भाई ऐसे कोई नहीं मानेगा अगर तूने एग्रीमेंट नहीं करवाए, तो इस बारे में कोई ठहराव नहीं था, ठहराव नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको, बराबर मिलेगा सिर्फ, ठीक है, कितना मिलेगा, बराबर, कोई ऋण राशि भी नहीं है, ऋण राशि होती तो 6% दिलवा देते, लेकिन नहीं मिलेगा भाई, जाओ, सिर्फ 2,000 रुपये दे सकते हैं हम आपको, तो यहाँ पे 2,000 रुपये आएगा, ठीक है। प्रत्येक साझेदार को 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये 6,000 है और 3 है, तो तीनों को कितने में आ जाएगा आपके, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत फास्ट रिवीजन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक ठहराव नहीं है, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में साझेदार अधिकृत होता है,
तो किस तरीके से अधिकृत होता है वो? अपने ऋण और अग्रिम होते हैं, ऋण अग्रिम या जमानत, इन पर उसको 6% ब्याज मिल सकता है, ठीक है। पूंजी पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, साझेदारों से आहरण पर ब्याज चुकाने की केवल तभी आशा की जाती है जब, आहरण पर ब्याज कब चुकाने की आशा की जाएगी? जब आपके क्या दिया गया हो, आपके बताइए क्या दिया गया हो? दोनों दिया गया, क्या क्या? ये दोनों दिया गया हो, ठहराव भी दिया गया हो और सहमत हो साझेदारों से, साझेदारों की सहमति हो, ठहराव में हो साझेदारों की सहमति, तो जब जाके उस पर आपके ड्राइंग्स पर ब्याज भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ठहराव की अनुपस्थिति में जब साझेदारी संलेख सांतर ऋण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है भाई, आपके डीड नहीं है, ठीक है, डीड नहीं है, तो आपके कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ऋण पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा, तो उसमें ऋण पर तो दिया जाएगा आपके 6%, कितना दिया जाएगा? 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, तो आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार को चुकाया गया किराया, किराया लाभों का बाहर है, तो रेंट की बात हो रही है, तो रेंट क्या होता है? रेंट आपके लाभों का बाहर है, ये सही है क्या? गलत है, ठीक है। रेंट लाभों का बाहर नहीं होता, जबकि क्या क्या होते हैं आपके? वेतन, कमीशन, बोनस, ठीक है, आपके पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ हानियों में हिस्सा, ये सब किस में आते हैं? आपके लाभों के आहार में, ठीक है, लाभों के प्रभार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिए। एक्स एम वाई 2:1 में लाभ हानियों का विभाजन करने वाले साझेदार है। 1 जनवरी 2006 को जेड 25,000 रुपए की प्रतिभूति राशि सहित लाभ 1/4 भाग के साथ शामिल किया गया। 31 दिसंबर 2006 को समाप्त वर्ष का लाभ 76,000 रुपए। अब बात करते हैं भाई, पहले उनका रेशो कितना था? 2:1, ठीक है। बाद में कितना हो जाएगा? 1/4 का भाग में आ गया वो, तो एक पहले तो ए था, बी था और सी था, मान ले एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, ठीक है। फिर वो एक और आ गया, तो ये एक तो रहेगा ही, ये दो है, ठीक है, पहले से दो एक तो रहेंगे, एक और हो गया, तो हो गया ना चार टोटल, ठीक है। तो इस अनुपात में देना है, तो इस 2:1:1 के अनुपात में देना है, नया लाभ ही होगा, ठीक है। अब इसमें देंगे तो किस तरीके से आएगा उसका लाभ, देख लीजिए। कितना टोटल लाभ कितना है? 76,000, 76 जाएगा पहले शुरू में, दो के अनुपात में कितना जाएगा आपके? 76 का 2/4, 2/4 का मतलब आपके आधा हो जाएगा, ठीक है। आधा कितना है 76 का? 38,000 रुपये, ठीक है। फिर आपके 1:1 में इसका भी आधा हो जाएगा, तो यानी कि 19,000 इसके आ जाएंगे और 19,000 उसके आ जाएंगे, ठीक है। अब आप बात करते हैं, जब ये बात हो गई आपके, ठीक है, जब इस तरीके से बात हो गई, ठीक है। अब भाई जो शुरू की बात कर रहे हैं ना हम, तो जब 2:1 में वो कह रहा है कि भाई जेड है, दूसरे नंबर का कह रहा है कि मुझे 25,000 रुपए का प्रत्याभूति राशि सहित 1/4 में भाग में शामिल किया जाता है, वो ऐसे कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? 1/4 में मुझे शामिल किया जाता है, तो भाई हम देखते हैं, ठीक है, पहले कितना था? 1/4 के अकॉर्डिंग कितना था? तो पहले उस हिसाब से देखे ना, जब तो इसका अलग ही बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा कि वो 25,000 रुपए कह रहा है, वो कितने कह रहा है? 25,000, अब वो कह रहा है कि मेरे को 25,000 रुपए चाहिए, कौन कह रहा है? तीसरा कह रहा है। तो भाई ठीक है, तेरे को 25,000 दे देंगे, तो 25,000 देंगे, तो ये दोनों भाई देंगे अपने पास से, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये देंगे, तो किस अनुपात में देंगे? जो इनकी पहले राशि थी 2:1 की, तो 2:1 में देंगे। 25 में 19 से 25 बढ़ाएंगे तो कितने हजार रुपए की कमी है? 6,000 रुपए की। 6,000 को कितने अनुपात में देंगे? 2:1 में। 2 अनुपात मतलब कि 2:1 3, तीन और तीन का भाग देंगे तो 2,000, तो ये तो कितना देगा आपके? 2 दूनी 4,000, ठीक है। ये कितना देगा? 4,000, और ये कितना देगा? 2,000, ठीक है। तो इसमें से 4,000 डेबिट होंगे, इसके भी आपके डेबिट होंगे, और इसके जब खाते में जाके 6,000 क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, तीसरे के में। तो आई बात कुछ समझ में? क्या आ जाएगा फिर आपके? इसमें से 38,000 में से 4,000 घटाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 38 में से 4,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 34,000, ठीक है, नया रेशो। और फिर आपके दूसरे के कितने थे? 19,000, 19,000 में से 2,000 घटाएंगे तो कितना जाएंगे? 17,000, और उसके हो जाएंगे 25,000 प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 17,000 रुपये किसके आ गए? आपके वाई का भाग, ठीक है। अगर आपके एक्स का पूछता तो कितना था? 34,000, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी खाता के साथ क्रेडिट किया जाता है, तो जो आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो किसके साथ किया जाता है? बताइए, किस इनके साथ किया जाता है? पूंजी पर ब्याज नहीं, वर्ष के लाभ नहीं, सा,
साझेदार के वेतन नहीं। ठीक है। तो स्थायी जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो आपके दो तरीके के होते हैं। दो में एक तो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, और एक होता है आपके करंट अकाउंट। ठीक है। करंट अकाउंट में ये सब भाई बंधु ये जितने भी लिखे हुए हैं ये आ जाते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में से सॉरी करंट अकाउंट में ही आ जाते हैं, और कैपिटल में आपके सिर्फ कैपिटल आती है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट, उतार चढ़ाव पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। तो आपके जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या क्या आता है, उसमें सभी आते हैं ये। ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, पूंजी पर ब्याज भी कर सकते हैं, उसमें वर्ष के लाभ के साथ भी कर सकते हैं, साझेदारों के पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन भी लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित सुमित विनीत की अंतिम पूंजी क्रमशः ये है। ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया, मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। ये 50,000। ठीक है। 50,000, 45,000 और 30,000 वर्ष के दौरान उनके आहरण क्रमशः 10,000, 5,000 और 12,000 है। पूंजी ये लगाई थी, विड्रॉ इतना कर लिया, तो वर्ष का शुद्ध लाभ 18,000 है। फिर टोटल नेट प्रॉफिट कितना, 18,000, और 3:2:1 में बांट दिया। तो विनित की प्रारंभिक पूंजी क्या है? तो मैंने आपको इनिशियल कैपिटल के जो निकालनी थी उसके लिए कैसे बताया था मैंने आपको, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस तरीके से निकालना है आपको कि आपने मान लो अमित बनाया, ठीक है, सुमित बनाया और विनीत बनाया। ठीक है। अब इस तरीके से करें तो अगर आपके पहले बात करते हैं हम, आपके ये शुरू में कैपिटल कितनी है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, इसकी कितनी है 50,000। ठीक है। इसकी कितनी है 45,000 और इसकी कितनी है 30,000। ठीक है। 50, 45, 30। फिर आपके बात करते हैं ओपनिंग कैपिटल की। ठीक है, सॉरी, ओपनिंग की नहीं, कितना निकाला इन्होंने, ड्राइंग्स कितना है, इसका 10,000 है, इसका 5,000 है और इसका 12,000 है। ठीक है। अब आपके क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स है, ठीक है, ये बता दी। फिर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना है आप ये बताइए। नो, टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है आपके 18,000। ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है 18,000। अब 18,000 को इसमें 3:2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 18,000 को 3:2 में करो आप डिवाइड, कितना आएगा, सो एक के तो आ जाएगा आपके 9,000, कितना जाएगा 9,000, और दूसरे कितना आ जाएगा आपके 2/6, यानी कि आपके 6,000 आ जाएगा। ठीक है। और आपके फिर आएगा 1/6, 1/6 यानी कि आपके 3,000। ठीक है। तो आपके इस तरीके से यह क्या आ गया, आपके प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि विनित की प्रारंभिक पूंजी कितनी है, विनित भाई साहब की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी है। ठीक है। कितनी प्रारंभिक पूंजी, तो प्रारंभिक पूंजी कैसे होएगी, कैसे ज्ञात करेंगे, आपके प्रारंभिक पूंजी के क्या करेंगे, आपके जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से आपके ड्राइंग्स जोड़ेंगे, ठीक है, और आपके प्रॉफिट को घटाएंगे। ठीक है। तो 50 में 10 जोड़ेंगे और फिर 9,000 घटाएंगे, तो 60,000 में से 9 घटाए तो आपके 51,000 तो किसकी आ गई, 51,000 किसकी आ गई, अमित की। ठीक है। और फिर आपके 45 में 5 जोड़े तो 50, 50 में से 6,000 घटाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 45,000। 45 किसके आ गए, आपके सुमित के, और विनित की कितनी हो जाएगी 30,000 में 12,000 जोड़े, और 12,000 में फिर आपके 3,000, 30 में 12 जोड़े तो 42, 42 में से 3 घटाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे 39,000। कितने, 39। तो 39 विनित की क्या हो जाएगी, प्रारंभिक पूंजी। ठीक है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये ध्यान रखना है आपको। इनिशियल क्या, इनिशियल कैपिटल के लिए आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में आपके ड्रॉविंग्स जोड़ेंगे और माइनस प्रॉफिट करेंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको पर्सनल सभी की निकालनी पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और आप पढ़कर जवाब दीजिए। परिवर्तनीय पूंजी खाते को स्व क्रेडिट किया जाता है, तो इन सभी चीजों से किया जाता है, वर्ष के लाभ, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन। ठीक है, सभी से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC, ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है और इनको आप फटाफट पढ़कर जवाब दीजिए कि इनमें ऑप्शन क्या आएंगे। 3 साझेदार है, ठीक है, व्यवसाय चला रहे हैं 50,000 से, 40,000 से और 30,000 से। फर्म ने वर्ष के दौरान 80,000 रुपए का लाभ कमाया। भारतीय एक्ट के अनुसार 1932 के अनुसार साझेदार का उपरोक्त राशि में भाग बताइए कि ध्यान में रखते हुए कि अपनी पूंजी योगदान के अतिरिक्त ए द्वारा दिए गए 20,000 रुपए के ऋण पर किसी भी पर ब्याज की आवश्यकता नहीं है। तो 20,000 पर किसी भी तरीके के ब्याज की आवश्यकता नहीं है, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, तो 20,000 पर 6% लेंगे, कितना लेंगे 20,000 पर 6%, तो 6% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,200 रुपये, तो ये हो जाएंगे। ठीक है। किस भाई साहब के, ये ए के,
एक है 1200 रुपये, तो वो है। फिर 80,000 रुपये कितना है टोटल आपके लाभ है। फर्म का टोटल लाभ कितना है? 80,000। 80,000 में से आपके ये आपको क्या बताया है, फर्म ने वर्ष दौरान 80,000 रुपये का लाभ कमाया है, ठीक है। उसमें 20,000 रुपये तो वो थे, तो 80,000 में से ये आपके 12 से घटाएंगे तो कितने आएंगे आपके? ये 7800, 7800, 800 हो जाएंगे, ठीक है। ये रुपए आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट, ठीक है। 78,800 है, इसको आपके क्या करेंगे? तीनों को बराबर भागों में बांट देंगे, क्योंकि पूंजी पर कुछ नहीं दे रखा और डीड में भी कुछ नहीं दे रखा। तो 78,800 को तीनों में बराबर बांटेंगे तो कितना कितना आएगा आपके? सभी को मिलेगा ये 26,667 के आसपास, ठीक है। 1/3 करेंगे तो अब ये आपके बी का 26,667, सी का भी आपके 26,67, और ए का भी ये। अब ए में ये थोड़ा सा ही 1200 रुपये और जुड़ेंगे, ठीक है। ये पर्सनल जुड़ेगा, तो ए का कितना हो जाएगा आपके? 1200, अगर 26,266 में 1200 जोड़ेंगे तो 27,467 हो जाएंगे। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आपके? ये आ जाएगा ए ऑप्शन। बी और सी को तो 26,266 और ए को कितना? 27,467। नेक्स्ट है, फिर वही फर्म, ठीक है। लाभ विभाजन के समय विवाद था, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज से पूर्व लाभ 6,000 रुपये था। ब्याज से पूर्व 6,000 रुपये था, तथा वाई चाहता था कि 80,000 रुपये की पूंजी पर 20% वार्षिक ब्याज दिया जाए। यदि एक्स का पूंजी अंशदान 1 लाख रुपए और वाई और जेड का 95,000 और 50,000 है, तो एक्स वाई जेड को क्रम से देय राशि कितनी होगी? तो बताइए कितनी राशि दी जाएगी? बताइए फटाफट कितनी राशि दी जाएगी? अब मैं एक्स वाई जेड की बात करूँ, ठीक है। एक्स को कितना मिलेगा आपके? 95,000 कितना है एक्स को? ये इन्वेस्ट किसने किया था? आपके 6,000 रुपये। वाई की राशि सिर्फ अलग बनेगी, बाकी की तो आपके कितनी बनेगी? 4,400 रुपये। कैसे बनेगी? कि 80,000 रुपये के ब्याज पर आपके टोटल लाभ कितना है? पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व, ठीक है। पूंजी पर ब्याज से पूर्व लाभ कितने थे? 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये को आपके तीनों में डिवाइड करेंगे, आप कितने पे करेंगे? 6,000 रुपये, ठीक है। 6,000 में से आपके 6,000 का पहले तो उसको जो आपके दे रखा है उसका 6%, ठीक है। वो 6% को हटाना पड़ेगा, ठीक है। 80 का आपके 80,000 है, ठीक है। 80,000 है, 80,000 का 6% कितना होता है? 80 का 6% कितना होता है? 4,800। कितना होता है? 4,800 होता है, ठीक है। 4,800 होता है ना। अब 4,800 है वो आपके, ये किसका आ जाएगा? आपके वाई का ये रुपए तो आपको उसको मिलेंगे ही मिलेंगे वाई को, ठीक है। मिलेंगे ना, ठीक है। अब वो 6,000 रुपये पहले के, और ये 4,800 रुपये पे आपके वार्षिक ब्याज ये दिया गया। आप तो 6,000 रुपये ब्याज से पूर्व ये था, तो 6,000 में से आप 4,800 रुपये घटाइए। 6,000 में से 4,800 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1,200 रुपये, ठीक है। तो ये 1,200 रुपये क्या आ गए आपके? जो उनका डिफरेंस आ गया दोनों ब्याज का, ठीक है। अब इस ब्याज को भी तो आपको तीनों में बांटना है, तीनों में बराबर बांट देना है इसको। तो 1,200 रुपये को तीनों को बराबर बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 4,400 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 4,400 रुपये। तो 400 रुपये इसके, 400 उसके, और 400 तीन जेड के, एक्स वाई जेड के 4,400। अब एक के तो 4 से ही रहेंगे, लेकिन वाई के इसके 6% थे, 4,800 और जुड़ जाएंगे। तो वाई के कितने हो जाएंगे? 5,200। कितने हो जाएंगे? वाई के कितने हो जाएंगे? 5,200, ठीक है। और फिर वही जेड के फिर 400, और ए के कितने? 400। तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन? क्या हो जाएगा बताइए? बताइए कितना, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपके? कौन सा हो जाएगा? अरे यार, इसमें 80,000 रुपये पूंजी पर प्रतिशत लाभ के समय के बीच में वाद विवाद था, ठीक है। इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, आपके डीड वीड के बारे में कुछ नहीं दे रखा, ठीक है।
जब डीड नहीं दे रखा ना, तो आप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप लाभ को बराबर राशि में बांट देंगे। बराबर बांटेंगे आप, तो कैसे बांटेंगे, बराबर कैसे बांटेंगे, बताइए कैसे बांटेंगे, बताइए कैसे बांटेंगे। तो आपके 6,000 रुपये का जो लाभ होगा वो समान रूप से बढ़ जाएगा बराबर के रूप में, यही तो होगा बस। ठीक है, इसमें इतना क्वेश्चन करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके यहाँ ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये एक्स वाई जेड एक फर्म साझेदार है। वर्ष के लिए लाभों के विभाजन के समय साझेदारी के बीच मतभेद था। ये पूंजी उनकी थी, ठीक है पहले, और वाई चाहता था कि 10,000 रुपये 24% की दर से मिले उसको, ठीक है। तो इस बारे में कोई ठहराव नहीं, और एक्स वाई जेड को ये कोई ठहराव नहीं है, तो अब यहाँ पे 6% वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा, 6% वाला किस पे, सिर्फ ये उस पे मिलेगा जो या तो प्रीपेड या ऋण पे, या आपके कोई पेमेंट पहले से डन है। तो अब यहाँ पे आपके 80,000 रुपये का ऋण है, तो 80,000 के ऋण पे 6% कितना हो जाएगा आपके, 8 6 48, तो ये 4800 रुपये तो यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। साझेदारी की पूंजी से पहले लाभ कितने थे, 6,000 रुपये, ठीक है। वैसे वो 6,000 रुपये बता रहा है, और इसके 4800 रुपये तो उनको देने ही देने होंगे। जब पहले 4800 रुपये दे देंगे, फिर कितने बचे, 6,000 में से 4800 गए तो 1,200 रुपये, 1,200 रुपये को तीनों बराबर बांटने हैं, तो 4 400 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इसके ये 4800 और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स का तो 400, वाई का 4800, 452, और सी जेड का 400, तो कौन सा हो जाएगा आपके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप फटाफट पढ़कर जवाब दीजिए। फर्म का शुद्ध लाभ क्या, फर्म का शुद्ध लाभ 5,000 रुपये, और पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज क्रम से 5,000 और 2,500 रुपये है, जिसे लाभों में से नहीं घटाया गया। उपरोक्त मदों को समायोजित करने वाले साझेदारों का वितरण योग्य लाभ बताइए। तो आप क्या करेंगे, शुद्ध लाभ, ठीक है, नेट प्रॉफिट है, उसमें आपके आहरण को जोड़ेंगे, ठीक है, और आपके जो पूंजी पर ब्याज है, ठीक है, क्या है, पूंजी पर जो ब्याज है, आपके इंटरेस्ट रेट है, आपके कैपिटल है, उसको घटा देंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है, कैपिटल है, उसको घटा देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, सॉरी, ये कितना है शुरू वाला आपके, शुद्ध लाभ 5,000 रुपये, उसमें से ड्राइंग्स घटा देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके क्या हो जाएगा, 5, सॉरी, आहरण पर ब्याज कितना है आपके, आहरण पर ब्याज कितना है, आहरण पर ब्याज कितना है आपके, 5,000 रुपये, ठीक है। हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट कितना है आपके, 5,000, कितना है, 5,000, और ड्राइंग्स कितनी है आपकी, ड्राइंग्स पर ब्याज कितना है, 2,500, तो 5,000 2,500 कितने हो जाएंगे, 7,500, उसमें से आपके पूंजी पर ब्याज है उसको घटा देंगे, तो पूंजी पर ब्याज कितना है, 5,000, तो 7,500 में से 5,000 घटाएंगे तो आपके कितना आ जाएगा, 2,500 रुपये, तो आपके प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश एवं रमेश समान साझेदार है, उनकी पूंजी क्रम से 40,000 और 80,000 रुपये, ठीक है। दो पूंजी ये दे दी आपके खातेदार, वर्ष के खातेदार खाते साझेदारी समझौते के अनुसार 5% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज देने के पूर्व बंद कर दिए गए हैं। इस गलती को ठीक करने हेतु साझेदार के बीच एक समायोजन प्रविष्टि करने का निर्णय लिया, इसलिए सोमेश खाता डेबिट किया जाना चाहिए। तो सोमेश के खाते को किस तरीके से किया जाएगा, तो अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे सोमेश का अकाउंट अलग बनाना है और रमेश का अलग बनाना है, ठीक है। सोमेश के में क्या क्या मिस्टेक तो उसमें हुई, क्या क्या इसमें आई, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए। अब आपके राइट तो क्या होना चाहिए था, राइट क्या होना चाहिए था आपके, राइट होना चाहिए था कि आपके जो 40,000 तो उसकी है, और 80,000 उसकी है, तो 40 का 5% होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये पहले ही बंद कर दिए, तो 5% देने चाहिए, तो 5% देते हैं, तो 40 सोमेश को मिलते 5 चौक 20 यानी कि 2,000 रुपये, ठीक है। और 8 पंजे 40 यानी कि इसको मिलते हैं आपके 4,000 रुपये, ठीक है। ये लेकिन रोंग उन्होंने क्या भर दिए, रोंग क्या भरे उन्होंने, उन्होंने दे दिया आपके गलत भर दिए, ठीक है, गलत भर दिए, तो समझौते के अनुसार ये देना था लेकिन गलत भर दिए। तो गलत कैसे भरे उन्होंने, 4 और 2 6,000 कितने होते हैं, 4 और 2 कितने हो जाए, टोटल प्रॉफिट कितना होना था, 6,000, 6,000 को उन्होंने बराबर बराबर भागों में दे दिया होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, 3,000 इसको दे दिया और 3,000 इसको दे दिया, ठीक है।
अब ये कर दिया। अब इसमें क्या गलती करी है कि ये आपके राइट ये भरना था लेकिन रॉन्ग ये भर दिया, ठीक है। तो इसके खाते में से, इसमें से 3,000 में से 1,000 रुपये कटेंगे और रमेश के खाते में जाएंगे। तो सोमेश के खाते से 2,000 रुपये कटेंगे, समेश के खाते से 1,000 रुपये कटेंगे निकलेंगे और ये किस में जाएंगे आपके रमेश के खाते में, ठीक है। तो डेबिटेड तो किसके में होएगा आपके, डेबिट किसके किसके होएगा, सोमेश का खाता कितने रुपए से, 1,000 रुपये से। और क्रेडिट किसका होगा आपका, रमेश का खाता कितने से, 1,000 रुपये से। तो सोमेश का खाता डेबिट होगा कितने से, 1,000 रुपये से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर लाभ व हानियों का विभाजन करने वाले राजा रूपा माला कौन। राजा रूपा माला की बात हो रही है आपके यहाँ पर। तो राजा रूपा माला 3 आदमी है, ये लो राजा, फिर ये ले लो रूपा, ठीक है, फिर ये ले लो माला, 3 आदमी है, ठीक है। अब इनका वही अकाउंट आपको बनाना है पहले की तरह ही, ठीक है, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो 5% की बजाय 6% की दर से पूंजी पर ब्याज क्रेडिट कर दिया। कितने, 5% देना था लेकिन 6 कर दिया। तो भाई 5% आपको राइट ये देना था, 5%। 5% कितना होगा, सबके अपनी अपनी पूंजी का 5% निकाल लो, ठीक है। तो अगर आप निकालेंगे 5% तो कितना आएगा, 5%, 12 पंजे 60, ठीक है। तो इसके तो आ जाएंगे 6,000, सॉरी यहाँ पे इसके आ जाएंगे 6,000, फिर हो जाएंगे 9 पंजे 45, इसके हो जाएंगे साढ़े, आपके कितने आ जाएंगे, 4,500, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 4,500। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अ, आपके आपके आएंगे, पहले 6% के हिसाब से देख लो, 6% के 12 पंजे 60, 6,000। फिर आपके छः छः नाम 54, ठीक है। फिर आपके ये एक जीरो हटाइए यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके 6,3600, ठीक है। फिर ये तो आपके भर दिया रॉन्ग। अगर आप राइट भरते तो क्या भरते, राइट भरते 5%। तो 12 पंजे 60, वही कितना आता, ये आपके 12 छक्के 72 आएगा यहाँ पे, ठीक, 6,000। फिर अगर आप राइट भरते तो 5%, 5 9 45, ठीक है, 4,500। फिर 5 छक्के 30 यानी कि 3,000। अब आपको राइट तो ये है और ये रॉन्ग है, ठीक है। अमाउंट कितना हो रहा है टोटल, इधर वाला कितना हो रहा है आपके, 5% वाला, राइट वाला, राइट वाला कितना हो रहा है आपके, 16,000। राइट वाला कितना हो रहा है आपके, 13,500 हो रहा है। कितना हो रहा है, 13,500। और 3 5 8 7 15, तो ये हो रहा है आपके 16,200, ठीक है, रॉन्ग। अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2,700 का तो इसमें आ गया आपके, ठीक है। 2,700 का डिफरेंस, और इनमें कितना आ रहा है आपके, इनमें सब में देखिए, इनमें डिफरेंस आ रहा है, इसमें आ रहा है आपके 600 का, और इसमें आ रहा है आपके 900 का, और इसमें आ रहा है आपके 1,200 का। कितना आ रहा है, 1,200 का डिफरेंस आ रहा है। ये रम आपके राजा है, ठीक है, और ये रूपा है, और ये आपके माला है, ठीक है। ये ऐसे मान लो इनको, ठीक है। अब इसका तो 600 है, इसका आपके कितने है, 900, और इसके 1,200, ठीक है। अब ये टोटल कितना है, 2,700। लेकिन आपको क्या करना है, राइट क्या करना है, सभी को बराबर, क्योंकि कोई डीड नहीं है तो सभी को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, आपके 2,700 को 3 भागों में 9 900 करना है सबको, ठीक है। क्या करना है, 9 900। तो ये बी वाला तो सेम टू सेम है, लेकिन आपको ये 1,200 वाला ज़्यादा है। तो इसमें से 300 रुपये निकाल के आपको माला को देना है, ठीक है। राजा से 300 रुपये निकाल के माला को देना है, क्योंकि माला का 600 ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, अब आपके राजा से 300 रुपये निकाल के डेबिट करके माला को देना है, तो ये आ जाएगा आपके, ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राजा's करंट अकाउंट डेबिटेड बाय 300 रुपये एंड माला's करंट अकाउंट डेबिटेड बाय क्रेडिटेड बाय 300 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदार फर्म में जेपीएच का प्रबंधकीय कमीशन ये है। प्रबंधकीय कमीशन ऐसे कमीशन लगाने के बाद 5% प्रति वर्ष चार्ज किया जाता है। तो कमीशन की राशि होगी, तो मैंने आपको कमीशन की राशि बताई थी, 84,000 है, ठीक है। तो 5 बटे परसेंट दे रखा है, तो 105 करना है इसको, रेट बटा 100 प्लस रेट करते हैं। इसको आप कैलकुलेशन कर लो, ये 21 21 चौको 84, तो 4,000 कितने आ जाएंगे, 4,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक साझेदार की पूंजी पर ब्याज, साझेदार की कैपिटल है, उस कैपिटल पर ब्याज कितना मिलता है, क्या होता है वो, एक नियोजन होता है, क्या होता है एक, ठीक है, क्या होता है, अप्रोप्रिएशन, ठीक है। आहरण पर ब्याज होता है, अगर कोई आहरण पर ब्याज हो, तो आहरण पर अगर कोई इंटरेस्ट है, तो वह इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, आपके फर्म की आय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फर्म की आय है, इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी साझेदार है, किसी पूंजी, एक की पूंजी 50,000, दूसरे की 60,000, 5% प्रतिवर्ष ब्याज है पूंजी पर, नियोजन के पूर्व लाभ 4600 रुपये था, तो साझेदार की पूंजी पर कितना मिलेगा, बताइए कितना मिलेगा। भाई 50,000 और 60,000 है आपकी, ठीक है, पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष है, तो 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से 50,000 का कितना हो जाएगा, 25,000, ठीक है, और 60,000 का कितना हो जाएगा, 6 पंजे के 30, यानी कितने हो गए, 5500, कितना हो गया, 5500 प्रॉफिट हो गया, लेकिन इसने 4600 रुपये दे रखा है, मतलब कम है, कम पड़ रहा है, टोटल लाभ कम पड़ रहा है आपके, इनसफिशियंट है, तो इनसफिशियंट जब फंड आ जाएगा आपके, तो इनसफिशियंट में क्या होता है, आपके किस तरीके से करेंगे आप, अगर इनसफिशियंट हो जाता है ना, तो फिर जो आपकी राशि का अनुपात है ना, उस हिसाब से डिवाइड करते हैं, ठीक है, किस हिसाब से करते हैं, राशि के हिसाब से आपके डिवाइड करते हैं, किसको, आपका जो टोटल कुल लाभ है जिसको, ठीक है। तो अब क्या करोगे, राशि का अनुपात कितना है, 5:6, 5:6 में आप 4600 को डिवाइड कर दो, बस वही आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्या जाएंगे आपके 2,091 बटा, ये करेंगे एक का मान 5/11 और दूसरे का क्या जाएगा, 4600 इंटू 6/11, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और आप पढ़कर फटाफट जवाब दीजिए, क्या आएगा, तीनों में तीनों ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। एबीसी तीन फर्म साझेदार है, तीनों को 2008-9 में 18,000 रुपये का लाभ कमाया, उन्होंने लाभ को इस लाभ में बांटा, लेकिन फर्म के साझेदारी संलेख नहीं है, तो कोई डीड नहीं है, तो किस तरीके से निकालेंगे, डीड नहीं है, तो मान ले ए है और बी है और सी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि उनको 18,000 रुपये का लाभ कमाया है, तो 18,000 रुपये का लाभ है, दो दो अनुपात एक अनुपात में बांट लिया उन्होंने, तो दो दो अनुपात एक में कैसे बांटेगा ये, 18,000 को कैसे कैसे बांटेंगे यहाँ पे, दो दो, 2:2:1 में, तो 2 2 4 1 5, 18/2/5, तो 180, 5, तो ये 15 और 6 36, 36 दूना 72, तो पहले का आ जाएगा आपका 7200, ठीक है, दूसरे का भी आपको 7200 आ जाएगा, फिर उसका एक अनुपात में दिया, यानी कि 3600, ठीक है। ये पहले लाभ मिलना चाहिए था उनको, 2 2 अनुपात 1 के अनुपात में, लेकिन अपन को पता चला कि इसकी डीड नहीं है, तो भाई अगर इनकी डीड नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, बराबर बांटना है, ठीक है, कैसे बांटना है, बराबर, ठीक है, पूंजी पर लाभ है तो उसको बराबर बांट देना है, तो बराबर कैसे बांटेंगे, 18,000 को 6 6 हजार में, 6,000 इसके भाई, 6,000 इसके और 6,000 इसके, ठीक है। रियल में कौन सा होना चाहिए था, नीचे, अब कितना अंतर है देख लो, इसके तो 1,200 रुपये, इसके भी 1,200 रुपये, और इसके 3600, 6,000, यानी कि इसके 2,400 रुपये, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है बस, एबीसी की कितनी होएगी, तो इसकी डेबिट 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 और इसकी 2,400 रुपये से क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि 12 उसके 12 1200 बराबर करने के लिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, 1200 से जब जाके उसका इतना ही तो बढ़ा उसका, ठीक है, तो हो गया आपके सी ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ हानि का नियोजन खाता तैयार किया जाता है, तो लाभ हानि का नियोजन खाता किस में तैयार किया जाता है, साझेदारी फर्म के लिए, किसके लिए, साझेदारी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया आपको, ये अकाउंट है, प्रोफिट प्रोफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समझौते में प्रावधान हो तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, परंतु केवल दिया जाएगा, किस पर दिया जाएगा, केवल लाभ होने पर, केवल लाभ होने पर, अगर हानि हुई तो घर जाओ, कोई लाभ, कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदारों के बीच कोई समझौता नहीं है तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की दर क्या होगी, कोई समझौता नहीं है तो पूंजी पे कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, पूंजी पर कुछ नहीं मिलेगा, अगर बात यह पूंजी की जगह ऋण की होती या अग्रिम की होती, या बात आपके जमानत की होती, ठीक है, तो इन पर आपको कितना मिल जाता, 6%, कितना मिल जाता, 6%, तो क्या आएगा इसमें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, घर जाओ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदार के चालू खाते, खाले नहीं है, चालू खाते का कौन सा शेष होता है? तो करंट अकाउंट में सब कुछ होते हैं भाई, उसमें आपके डेबिट भी होता है तो क्रेडिट भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए या बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। करंट अकाउंट की बात हो रहा है, किसकी हो रहा है, करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में सारी मदें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहरण पर ब्याज दिया जाता है, तो आहरण पर जो ब्याज है उसको आपके फर्म की क्या मानते हैं, आई। क्या मानते हैं, फर्म की आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक फर्म में साझेदार है। अब आपको ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको डिटेल से सॉल्यूशन करना है। बताइए क्या आएगा इसमें, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है, फटाफट बताइए क्या आएगा। राम एक फर्म में साझेदार है, उसे निम्नलिखित आहरण किए करने हैं, ठीक है। अब आपको कौन सी विधि, ये ब्याज निकालना है आपको आहरण पर ब्याज, और मैंने आहरण पर ब्याज के आपको फॉर्मूले बताए थे। तो ये इस महीने के शुरुआत में है सारे के सारे, ठीक है। तो महीने के शुरुआत के लिए मैंने आपको कौन से फॉर्मूले बताए थे महीने के शुरुआत के लिए, बताइए फटाफट। अगर महीने की शुरू के लिए बात करेंगे तो कौन से फॉर्मूले बताए थे मैंने आपके शुरू के लिए, मैंने क्या बताया था, 6.5 मानना है। कौन सा मानना है, 6.5। तो टोटल आहरण जोड़ लीजिए कितना होगा आपके, 100, 50, 200, 400, 500, 800, 850, ठीक है। 850 का ब्याज दर कितनी है, 6%, ठीक है। ठीक है, कितनी, 6% है, ठीक है। 6% को आपके 100 से गुणा कर लेना और फिर 6.5 का शुरू में करेंगे तो 6.5, ठीक है। डेट नहीं दे रखी, 6.5 के अकॉर्डिंग फिर आपको 12 महीने से, तो ये आपको ब्याज निकाल देंगे, ठीक है। तो सभी खाते आपके मार्च 31 मार्च को बंद किए जाते हैं, कितनी तारीख को किए जाते हैं, 31 मार्च को, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, फरवरी। अब इसका आप निकालेंगे, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये जीरो, अगर इधर यहाँ पे जीरो लगाएंगे आप, 6 से ये 2 बार, ठीक है, 2 से, तो इसके आप कैलकुलेशन करके आप जवाब दीजिए कि इसमें क्या आएगा फटाफट। वो आपको मैंने 3 बताई थी, उन तीनों के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आपको करना है फटाफट और आप जवाब बताना है कि आपको क्या आएगा, ठीक है। सभी के सॉल्यूशन आपको निकाल के बताने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। दोस्तों लंबी थोड़ी वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए आप करवाइए। फिर एक क्वेश्चन ये है, इसका भी आपको कमेंट में जवाब देना है करके। एक ये है आपके सामने, ठीक है, इसको भी आपको करके जवाब देना है, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि क्या क्या होगा। इसमें आएगा आपके 6.5 में, क्योंकि प्रत्येक माह के शुरू में, तो शुरू के लिए मैंने आपको बताया 6.5 महीने आएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर वाले के लिए, यह आपके राम और मोहन साझेदार है, अपने निजी खर्च के लिए 6,000 और 4,000 रुपये निकाले हैं। ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष आहरण है, तो ब्याज की राशि क्या होगी, ठीक है। राम मोहन साझेदार है, दोनों ने निजी खर्च के लिए निकाल लिए और 6% प्रति वर्ष के लिए है। तो कोई भी नहीं दे रखी तो मध्य में मानेंगे, तो मध्य के लिए क्या होगी, तो टोटल राशि कितनी है आपके, 6,000, 6,000, ठीक है, कितनी है, 6,000। उसको रेट कितनी है, 6/100 इंटू आपके प्रति वर्ष है। तो कब निकालें, कुछ भी नहीं रखा तो मध्य में मानते हैं, तो 6/12, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, 6/12 यानी कि दो, दो से ये 3 बार और 2 जीरो से ये, तो 6 1800, 6 80, 180, तो ये आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो कौन सा जाएगा, 42 में ए ऑप्शन आ जाएगा, 180 80 वाला। और दूसरे के भी ऐसे निकालेंगे, कितना है, 4,000, वही 6/100 इंटू मिड मांगेंगे, अगर आप कुछ भी नहीं दे रखा डेट तो 6/12, तो ये 1/2, दो से कितनी बार, 3 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 × 3 = 12, 120, ठीक है। चलो मैंने ये तो करवा ही दिया, सिर्फ आपके एक क्वेश्चन रह रहा है। इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 29.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ये मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, अगर शुरू की बात हो रही है तो शुरू में आपके कितना होता है, 6.5, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना होता है, 6.5 के बाद में 6 मिड में लिए, मिड के लिए कितना होता है, 6.5, और अंत के लिए क्या होता है, अंत के लिए 5,
8.5। नेक्स्ट, आहरणों पर ब्याज को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो उनको किस में करेंगे बताइए। आहरण है आपके ड्राइंग्स है, उनको ब्याज को कहाँ करेंगे आप? लाभ हानि के नियोजन के खाते में, हाँ ये बात सही है, ठीक है उसी में करेंगे हम, लेकिन क्रेडिट करेंगे, ध्यान रखना। आप साझेदार के आहरण खाते को कैसे बंद करेंगे? तो बताइए बंद कैसे करेंगे? पूंजी खाते या चालू खाते को डेबिट में अंतरित करके। क्या? पूंजी खाते या चालू खाता है उसको डेबिट में अंतरित करके, यानी कि ट्रांसफर करके, ठीक है, तो अकाउंट को बंद कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करिए और सोल्व करके मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर आपके आएगा 1750 रुपये। कितने आएंगे? 1750। और आपको इसका जवाब देना है, ये रहा आपके और कंप्लीट। इसको भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हो गया आपके अकाउंटेंसी का कंप्लीट। अब अकाउंटेंसी के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे जो भी पार्ट वन है, अकाउंटेंट का पार्ट वन से संबंधित जो भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि भाई उनमें से कम दो दो चार चार क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चंस का रिवीजन करने के लिए लेके आएंगे। और किसी दिन, एक दिन आपकी इकोनॉमिक्स की सारी कंप्लीट आएगी, एक दिन कौन कहाँ क्या है इसकी आएगी, वर्तमान में बिल्कुल अप टू डेटेड ये क्लास आएगी, ठीक है। ये 3 क्लास जल्दी ही आपके सामने स्क्रीन पर आने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।